स्वधर्म आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो आगामी यूपीएससी परीक्षाओं के लिए, खास तौर पे जीएस पेपर 2 और 3 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये विषय है भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। हम इस समझौते के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, भारत के लिए इसमें क्या अवसर हैं और इससे जुड़ी चुनौतियां क्या हो सकती हैं। पूरी वैचारिक स्पष्टता के लिए अंत तक जरूर देखें। और हाँ, स्वधर्म आईएएस अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कुछ सामान पर टैक्स कम करने की बात नहीं है। इसका असर भारत के एक छोटे कारीगर से लेके बेंगलोर के बड़े आईटी प्रोफेशनल तक लगभग सब पर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा क्यों जा रहा है। इसका पैमाना क्या है? वैश्विक व्यापार का लगभग 30% हिस्सा है। ये आंकड़े अपने आप में बहुत बड़े हैं। भारत के इतिहास में इससे बड़ा व्यापार समझौता आज तक नहीं हुआ। सही बात है। लेकिन इस समझौते की कहानी भी बहुत लंबी है। इसकी बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन फिर 2013 में कुछ मतभेदों के कारण रुक गई। और फिर लगभग एक दशक बाद 2022 में बातचीत फिर से शुरू हुई और अंततः 2026 में इसे अंतिम रूप दिया गया। तो यहाँ मेरा पहला सवाल यही है जो हर एस्पिरेंट के मन में आएगा। इस समझौते को फाइनल होने में लगभग 20 साल क्यों लग गए? मुख्य बाधाएं क्या थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसमें कई संवेदनशील मुद्दे थे, जैसे शराब और ऑटोमोबाइल पर लगने वाले हाई टैरिफ्स, फिर कृषि और डेयरी उत्पादों का बाजार एक्सेस, डेटा सुरक्षा के नियम और बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर। अच्छा, तो इन सब पर एक आम सहमति बनाने में ही इतना समय लग गया? बिल्कुल, ये बहुत जटिल मुद्दे थे। चलिए अब समझौते के दायरे पर आते हैं। कहा जा रहा है कि ये कोई सामान्य एफटीए नहीं है, इसका दायरा बहुत व्यापक है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ वस्तुओं यानी गुड्स का व्यापार नहीं, बल्कि सेवाएं, निवेश, आईपीआर और यहाँ तक कि सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन कोऑपरेशन जैसे सभी पहलू शामिल हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव डील है। एग्जैक्टली। मैंने पढ़ा है कि समझौते का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत असिमेट्रिकल लिबरलाइजेशन है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब है कि ये समझौता किसी एक पक्ष के लिए ज्यादा फायदेमंद है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं के विकास के स्तर को ध्यान में रखा गया है। देखिए, यूरोपीय संघ एक विकसित और परिपक्व बाजार है, तो वो भारतीय उत्पादों को ज्यादातर तुरंत पहले दिन से ही जीरो ड्यूटी एक्सेस दे रहा है। और भारत के लिए? वहीं भारत, जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसे अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए थोड़ा समय दिया गया है। भारत यूरोपीय उत्पादों पर टैरिफ को 5 से 10 वर्षों में एक चरणबद्ध तरीके से कम करेगा। अच्छा, तो ये एक तरह का बफर पीरियड है ताकि हमारे उद्योग कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। बिल्कुल। तो अब जरा सेक्टरवार विश्लेषण करते हैं। देखते हैं कि किस सेक्टर को क्या मिला। भारत के लिए बड़ी जीत कहाँ हुई? सबसे बड़ी जीत मिली है टेक्सटाइल, लेदर और फुटवेयर जैसे सेक्टर्स में। ये तो भारत के लिए बहुत जरूरी सेक्टर्स हैं। हाँ, ये हमारे श्रम प्रधान उद्योग हैं, एमएसएमईज की रीढ़ हैं। इन पर अभी ईयू में 8 से 12% का टैरिफ लगता है, जो अब लगभग 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब हम बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों से बेहतर मुकाबला कर पाएंगे, जिन्हें पहले से ही वहां ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ है। बिल्कुल, ये लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करेगा। और दूसरा बड़ा विनर है हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर। हाँ, भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। अब हमारी जेनरिक दवाओं और एपीआईज को यूरोपीय बाजार में 0 ड्यूटी पर प्रवेश मिलेगा। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। भारत ने अनिवार्य लाइसेंसिंग यानी कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अपने अधिकार को सुरक्षित रखा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब क्या है, जरा आसान भाषा में समझाएं। इसका मतलब है कि किसी राष्ट्रीय आपातकाल जैसे महामारी की स्थिति में भारत सरकार किसी विदेशी कंपनी के पेटेंटेड दवा को किसी भारतीय कंपनी को बनाने की इजाजत दे सकती है। अच्छा, बिना ओरिजिनल कंपनी की इजाजत के? हाँ, और यूरोप की बड़ी फार्मा कंपनियां हमेशा से इसके खिलाफ रही हैं। इस अधिकार को बचाए रखना भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। एक और क्षेत्र जिस पर बहुत चर्चा हो रही है वो है सेवाएं और हमारे प्रोफेशनल्स की मूवमेंट। क्या इसमें भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए कोई विशेष प्रावधान है? हाँ, और शायद ये इस डील की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। समझौते के तहत भारतीय छात्रों, श्रमिकों और पेशेवरों के लिए अनकैप्ड मोबिलिटी का वादा किया गया है। अनकैप्ड मोबिलिटी मतलब उनकी संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, कोई कोटा नहीं? कोई कोटा नहीं। अगर हम इसकी तुलना अमेरिका के H-1B वीजा से करें, जहां हर साल लॉटरी लगती है और इतनी अनिश्चितता रहती है,
तो ये एक बहुत ही बड़ा और सकारात्मक कदम है। ये तो वाकई गेम चेंजर हो सकता है हमारे आईटी, इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी प्रोफेशनल्स के लिए। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। यूरोपीय संघ को क्या मिला, मतलब भारत ने क्या रियायतें दी हैं? सबसे विवादास्पद क्षेत्र था ऑटोमोबाइल का। हाँ, यूरोपीय कारों पर भारत में 110% का बहुत भारी इंपोर्ट टैरिफ लगता था, जो अब अगले 5 से 10 वर्षों में घटकर सिर्फ 10% हो जाएगा। तो क्या इससे भारत के घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग जैसे टाटा या महिंद्रा पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये चिंता तो होगी। बिल्कुल, चिंताएं थीं, लेकिन सरकार ने इसका ध्यान रखा है। ये रियायत कोटा आधारित है। कोटा आधारित मतलब सालाना सिर्फ 2.5 लाख गाड़ियां ही इस कम टैरिफ पर आ सकेंगी। और इसमें भी मुख्य फोकस BMW और ऑडी जैसी लग्जरी कारों पर है, जहां भारतीय कंपनियों की उपस्थिति वैसे भी कम है। अच्छा, तो मास मार्केट सेगमेंट, मतलब जो आम आदमी की कारें हैं, वो काफी हद तक सुरक्षित हैं। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा संवेदनशील क्षेत्र शराब का था। हाँ, वाइन और स्पिरिट्स पर 150% का टैरिफ था, जो अब घटकर 20-40% तक आ जाएगा। ये भी एक बड़ी रियायत है। ये भी कोटा आधारित है, ताकि बाजार में विदेशी शराब की बाढ़ ना आ जाए। और खाद्य उत्पादों में चॉकलेट, पास्ता, ऑलिव ऑयल जैसी प्रीमियम उत्पाद सस्ते होंगे। लेकिन सबसे जरूरी सवाल हमारे किसानों का क्या, कृषि और डेयरी उत्पादों का? ये भारत के लिए एक रेड लाइन थी। भारत ने अपने किसानों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा है। ये बहुत अच्छी खबर है। अब इस समझौते के रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व को देखते हैं। ये सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि रणनीतिक भी है। बिल्कुल, भारत के लिए ये अमेरिका पर अपनी व्यापारिक निर्भरता कम करने और अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने की रणनीति का एक हिस्सा है। और यूरोपीय संघ के लिए? उनके लिए यह चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की चाइना +1 रणनीति के बिल्कुल अनुरूप है। कोविड और यूक्रेन युद्ध के बाद ये उनके लिए और भी जरूरी हो गया है। हाँ, वो अपनी सप्लाई चेन्स को डी रिस्क करना चाहते हैं, और इस भूमिका के लिए भारत से बेहतर और भरोसेमंद पार्टनर कौन हो सकता है? तो ये समझौता भारत को एक विश्वसनीय व्यापार भागीदार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करता है। लेकिन हर बड़े समझौते की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां और चिंताएं तो होंगी, जिन्हें मेंस के उत्तर में लिखना जरूरी है। बिल्कुल। सबसे पहली चिंता तो घरेलू उद्योगों का डर है। ऑटोमोबाइल और कुछ हद तक डेयरी जैसे क्षेत्रों में अभी भी कुछ चिंताएं बनी हुई हैं। और दूसरी चुनौती? दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी चुनौती है नियामक दबाव। यूरोपीय संघ के पर्यावरण और श्रम मानक बहुत सख्त हैं। हमारे निर्माताओं के लिए, खासकर MSMEs के लिए, उनका पालन करना एक चुनौती हो सकती है। इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी CBAM। ये क्या है और इस समझौते का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। CBAM असल में यूरोपीय संघ द्वारा आयात पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कार्बन टैक्स है। कार्बन टैक्स? हाँ, ये उन उत्पादों पर लगाया जाता है जिनके निर्माण में अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट। तो इसका मकसद अपनी इंडस्ट्री को उन देशों से बचाना है जहां पर्यावरण के नियम उतने सख्त नहीं हैं। बिल्कुल। और चिंता का विषय ये है कि इस समझौते में भारत को CBAM से कोई छूट नहीं मिली है। तो ये तो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। बन सकता है। हालांकि इसमें एक प्रावधान है कि अगर EU भविष्य में किसी अन्य देश को इससे छूट देता है तो वही लाभ भारत को भी देना होगा। पर अभी के लिए ये एक चुनौती है। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो भारत EU मुक्त व्यापार समझौता एक ऐतिहासिक कदम है। हाँ, ये केवल टैरिफ कम करने का सौदा नहीं है। ये भारत की व्यापार नीति और वैश्विक मंच पर उसकी रणनीतिक स्थिति में एक संरचनात्मक परिवर्तन है। इससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार पैदा होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प मिलेंगे। वहीं घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और यूरोपीय मानकों का पालन करने जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। तो अंत में हमारे एस्पिरेंट्स के लिए विचार करने का प्रश्न क्या है? ये समझौता भारत को एक उच्च मानक वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा बनाता है। आपके लिए विचार करने का प्रश्न यह है, क्या यह कदम आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के साथ पूरी तरह से संगत है, या ये वैश्विक एकीकरण की दिशा में एक आवश्यक और संतुलित कदम है? इस पर जरूर सोचिएगा। स्वधर्म IAS अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।